मित्रों, आज है रविवार और अब यूपीएससी प्रीलिम्स को सिर्फ 49 डेज आर लेफ्ट, मतलब 50 में भी एक दिन कम बचा है। हालांकि पूरे साल में जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आए थे, इंक्लूडिंग लेटेस्ट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, उसके वो फ्री में पढ़ाने के लिए अपनी ये Win23 सीरीज चल रही है। पहला पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। सेकंड पिलर बजट टैक्सेशन, वो भी खत्म हो चुका है। तीसरा पिलर इंटरनेशनल ट्रेड, उसके लिए इस बुधवार मतलब 12 अप्रैल को मेरा नेक्स्ट क्लास होने वाला है। नीचे सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर तो ये काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। हालांकि यूट्यूब पर वो थोड़ा देरी से डालते हैं। तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट की हम बात करें तो उसमें अब तक ये जो एपिसोड हुए हैं वो अभी पिलर 1 तक का ही चल रहा है। तो उसमें आखिरी एपिसोड में हमने वो बैंक एनबीएफसी क्लासिफिकेशन और उसमें डेवलपमेंट देखे थे। अभी इस 5वें वीडियो में, इस यूट्यूब वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन, 81 बॉन्ड क्राइसिस वगैरह क्या अपडेट्स थे। उसके बाद जो छठा एपिसोड आएगा उसमें शेयर मार्केट, उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह चलते रहेगा। खैर, इसके अलावा ये अनअकैडमी और उसका प्लस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको कोचिंग मिले, क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, नोट्स की एक्सेस, डाउट सॉल्विंग, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ एवेल्यूएशन, ये सब आपको मिलता है। और उसमें भी अभी ये कुछ दिनों के लिए 20% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, जिसको ये बोलते हैं अनलॉक 20 फ्री का। आप डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं munal.org। अनअकैडमी के इन कोर्सेज से सब टॉपर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे पिछले मतलब 2021 साइकिल वाली आप बात करें तो रैंक 3, 4, 5 वगैरह। इसके अलावा इस रविवार अनअकैडमी का ये कॉम्बैट होने वाला है। कॉम्बैट मतलब उसमें ये एमसीक्यू टेस्ट होते हैं कुछ 50 और 1 घंटे में सॉल्व करो। उसमें भी अच्छे नंबर आए तो आपको स्कॉलरशिप, इनाम सब मिलता है। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनलॉक कोड यूज़ करें munal.org। सो दोज आर द अपकमिंग इवेंट्स, लेट्स क्रैक इट। बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अनर्जक परिसंपत्ति या एनपीए, वो ऐसी बात है, सपोज आपने लोन लिया है और हर महीने आपने उसका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट भरना है, ईएमआई भरना है, ईएमआई भरना है, और वो महीने की पहली तारीख को भरना है, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1 वगैरह जो भी। तो एनपीए की व्याख्या क्या है? सपोज मेरी ड्यू डेट है कि ईएमआई का इंस्टॉलमेंट मुझे भरना था 1 जनवरी को, मैंने नहीं भरा, फिर दिन गुजरते रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 30 दिन गुजर गए, फिर और 30 दिन गुजर गए फरवरी, फिर और 30 दिन गुजर गए मार्च में। ऐसा करते करते अगर मैं 2 अप्रैल तक पहुंचूंगा, देन यू विल रियलाइज कि भाई इसको तो इंस्टॉलमेंट भरना था 1 जनवरी को, लेकिन मोर देन 90 डेज हैव पास्ड। अब तो 91st डे आ गया, 90 दिन खत्म हो गई, 91 दिन आ गया, फिर भी उसने अभी तक अपना प्रिंसिपल इंटरेस्ट की जो ड्यू डेट थी वो नहीं भरी। तो उस चीज को हम क्या करेंगे? बैंक का ये जो लोन है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक का एसेट था, संपत्ति, लेकिन अब वो पैसा जनरेट नहीं कर, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। सो दैट इज एनपीए। हाँ, तो कितना एनपीए? 2020 मार्च महीने में बैंकों के अंदर कुल मिलाकर 8.8 लाख करोड़ रुपीस का एनपीए था, जो धीरे धीरे कम होके 8.3 से कम होके 2022 मार्च तक 7.4 लाख करोड़ रुपीस हो गया। तो एनपीए डिक्रीज हुआ है और घी दूध की नदियां बह रही है, ऐसा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। आगे पीछे थोड़ा और भी डेटा है, वो सब आपके हैंडआउट में दिया, आराम से उसको देख लेना। दूसरा, हमने लास्ट ईयर हमने पढ़ा था बासेल कैपिटल नॉर्म्स। उस हिसाब से बैंकों ने जितना भी बैड लोन है तो सामने कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, तो वो भी जो रेशियो होते हैं कि मान लीजिए उसने 9% मिनिमम रखना है, लेकिन बैंकों के पास अगर 12% हो तो वो अच्छी बात है। तो ऐसा सब अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने, लेटेस्ट सर्वे ने पाया है। फिर एक कॉन्ट्रोवर्सी चली, लोन राइट ऑफ। लोन राइट ऑफ क्या है मित्रों? किसी भी बैंक का इक्वेशन कैसा होता है कि जब आपको बैंक स्टार्ट करना है पहली बार, तो आप मार्केट में अपना कुछ आईपीओ लॉन्च करें और इक्विटी या शेयर इशू करेंगे अपने, जनता उसमें इन्वेस्ट करे, जरूरत पड़े आप थोड़े बॉन्ड भी इशू करें, और फिर ये शेयर बॉन्ड मिलाकर आपने कुछ कैपिटल जमा किया, फिर आपने आरबीआई से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, फिर आपने आरबीआई से लाइसेंस मिला, एंड देन यू स्टार्ट द बैंक, और फिर आप उसका ब्रांच खोलेंगे, स्टाफ और ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, हीरो हीरोइन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। फिर ये सारा पैसा आप लोन में घुमाएंगे। हालांकि उसके अंदर आप जानते हैं डिपॉजिट में से जो पैसा है 100 रुपए, तो उसमें 4.5 तो सीआरआर में लॉक हो जाएगा, 18 रुपीज तो एसएलआर में लॉक हो जाएगा, और बाकी पैसा लोन में घुमाएंगे तो कुछ गुड लोन होगा जो रीपेमेंट आराम से हो रहा है, और कुछ बैड लोन हो जाएगा या नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसा वो माल्या और नीरव मोदी करके गए।
अब ये सब के अंदर से आपको कुछ ना कुछ या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, पर हाँ समझो कि ऐसा इक्वेशन होता है। तो इधर लोन राइट ऑफ का मतलब क्या है, इक्वेशन का मैं ये कहूँ लेफ्ट हैंड साइड है और इस तरफ कहूँ कि ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो बैंक वाले कुछ बार ये करते हैं कि इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है और वहां पर ये जो बैड लोन है, बैड लोन्स, मान लीजिए वो 8 लाख करोड़ के हो, तो उसमें से वो कुछ डिलीट कर देंगे ताकि वो सिर्फ 7 लाख करोड़ का ही दिखे। लेट मी रिमूव सम ऑफ द बैड लोन्स फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बैलेंस शीट इक्वेशन। प्रश्न, वो ऐसा क्यों करेगा एसबीआई वाला? क्योंकि ऐसा करने से उसको टैक्स में कुछ छूट मिलती। अब वो क्यों और कैसे छूट मिलती है तो वो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम इधर तैयार करने नहीं बैठे। सफिशिएंट टू नो कि टू अवेल सम टैक्स बेनिफिट्स बैंकर विल डिलीट सम ऑफ द बैड लोन्स फ्रॉम हिज बैलेंस शीट। इस क्रिया को हम कहते हैं लोन राइट ऑफ। पिछले 6 सालों में बैंकों ने 11 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है, ऐसा गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया दिसंबर 2022 में, इसलिए ये टर्म चर्चा में आया। सो दैट इज लोन राइट ऑफ। अब आप कहेंगे लोन राइट ऑफ किया तो ये तो सब अनएथिकल नहीं है? द आंसर इज नो। आरबीआई के नियम इसको परमिट करते हैं, बासेल 3 नॉर्म्स जो स्विट्जरलैंड की संस्था है वो भी इसको परमिट करती। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक ने विजय माल्या को माफ कर दिया, ऐसा नहीं है। लोन तो रिकवर करने की प्रोसेस जो भी इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, सरफाइसी एक्ट वगैरह में चलती रहेगी, पर अपने टैक्स के फायदे के लिए वो किधर थोड़ा बहुत ये जो अकाउंटिंग के अंदर विंडो ड्रेसिंग करता है, दैट इज लोन राइट ऑफ। बैड लोन के अंदर हम आगे बढ़े तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता। हाँ, तो इसमें क्या है, ये एक तरफ है रघुवर 1.5 फुटिया मतलब बैंकर से एसबीआई ने एसबीआई, और दूसरी तरफ ये फ्रैक्चर बांडिया और उसका भाई है जिन्होंने बिजनेस लोन लिया है, लोन वो वापस कर नहीं रहा है। तो बीच में मांडवली करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या है? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जैसे लॉयर होता है, जैसे डॉक्टर होता है, तो वो सब क्या है, फ्रीलांस प्रोफेशनल है, उनका कायमी नौकरी नहीं है कोई सरकारी, वो अपना काम करते हैं। तो जब बैंक या एनबीएफसी को जरूरत पड़ती है कि हमें इसके साथ कुछ समझौता करना है, सो देन दे विल यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करेगा, उसके पास एक बार केस आए तो 330 डेज की टाइमलाइन होती है। विद इन दैट ही विल ट्राई फॉर सम लोन रिस्ट्रक्चरिंग। वो ऐसा कि इधर ये जो बोरोवर था उसने 12% इंटरेस्ट के साथ लोन वापस करना था, तो ये बीच में समझौता करवा देगा, नहीं नहीं 8% में आप समझ लो। अगर बोरोवर ने 10 साल में लोन वापस करना था तो उसको थोड़ी माफी, नहीं 15 साल में धीरे धीरे करेगा। सो लाइक दैट ही विल ट्राई टू वर्क आउट सम मिडल पाथ। कुछ बार वो नए पार्टनर या इन्वेस्टर बोरोवर के पास लेके आए ताकि वो अपना बिजनेस वापस शुरू कर सके। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लोन रिस्ट्रक्चरिंग, लोन या ऋण का पुनः गठन। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि ये जो लैंडर्स हैं ऐसे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दें कि हमको नहीं मंजूर है, तो फिर क्या होगा, तो बोरोवर की जो एसेट्स है उसकी नीलामी यानी कि लिक्विडेशन या ऑक्शनिंग होगा। ये एक बात हुई। दूसरा, मैंने आपको बताया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास 330 डेज होते हैं। अगर वो 330 डेज के भीतर इनका कोई समझौता या फाइनल चीज ना करके आए तो भी ऑटोमेटिकली चीज का फिर लिक्विडेशन करना होगा। 330 दिन में केस नहीं निपटा तो भी इसके सब संपत्ति जो इसने गिरवे रखी उसकी नीलामी हो जाएगी। सो दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इसके बारे में और भी प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी वगैरह क्या है वो हम विन 22 और पुराने सब सीरीज में देख चुके हैं, वो आप देख लें। खैर अब इसमें नया क्या है, तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा कि जो कानून 2016 में बना था अब तक 6000 से ज्यादा केस सॉल्व किए हैं, बहुत सारा पैसा रिकवर किया है। एंड सेकंडली, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आने से जो बोरोवर्स है उनकी बिहेवियर में सुधार हुआ है, या आम भाषा में कहते हैं उनकी हेकड़ी कम हो गई है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? वो ऐसा कि पहले जो कानून था सरफाइसी एक्ट, उसमें 3-4 इयर्स तक पूरा केस चलता रहे तारीख पे तारीख, पर यहां मैंने आपको बताया अगर सॉल्यूशन 330 डेज में नहीं आता तो अपने आप लिक्विडेशन हो जाना है। तो फ्रैक्चर बांडिया को भी पता है कि मेरे को अगर मैं लोन वापस नहीं करूंगा और ये लोग बस ऐसे ही टाइम पास करेंगे तो मेरे हक में नहीं होगा, क्योंकि बाद में मेरी फैक्ट्री मुझसे छीन जाएगी, ये लोग लिक्विडेशन कर देंगे। सो ही विल प्रोएक्टिवली ट्राई टू वर्क आउट सम
सॉल्यूशन कि हाँ मुझे ये मंजूर है, मुझे ये मंजूर है, कोई नया पार्टनर लाओ, मुझे वो मंजूर है, सो इट विल मेक हिम मोर हम्बल, इट विल रिड्यूस हिज एरोगेंस, तो हिकड़ी कम हो जाएगी। ऑफकोर्स ऐसा मेंस में या इंटरव्यू में लिख नहीं सकते, अपनी भाषा शालीन होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे जो बोले ऐसी भाषा यूज करें। क्या आईबीसी हैज इंप्रूव्ड द बिहेवियर ऑफ द कॉर्पोरेट बोरोवर्स। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वैसे तो सब ठीक ठीक चल रहा है, घी दूध की नदियां बह रही है और बैड लोन्स में काफी कमी आई है, लेकिन फिर भी 7.4 लाख करोड़ के बैड लोन्स तो है ना, तो इसको भी अभी सॉल्व करना है। सो हाउ टू सॉल्व दिस रिमेनिंग बैड लोन का प्रॉब्लम एंड हाउ टू ऑल्सो प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ दिस, फिर से वापस ऐसा नहीं हो जाए। कोरोना एक बार हुआ, अब दोबारा नहीं हो जाए तो क्या करें? मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस रखो, हेल्दी खाना खाओ, कसरत करो, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि हमें बैंकिंग सेक्टर को फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम से बचाने के लिए 4R अप्रोच रखना चाहिए। अब ये जो 4R अप्रोच है वो असल में इससे पहले भी कोई एक अरविंद सुब्रमण्यम नाम का इकोनॉमिक एडवाइजर था, उसने भी बोला था 4R अप्रोच। सो दिस इज नथिंग न्यू, ये तो पुरानी चीज का वापस, वो भी कौन सी मूवी आई सेल्फी, उसमें वो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी था, आपको लगे यार नया नया गाना है, वो असल में पुराना था एक पिक्चर विथ अक्षय कुमार एंड सैफ अली। एनीवे, सो जस्ट लाइक दैट दिस इज नथिंग न्यू, ये पहले भी बात हो चुकी है अराउंड 2014। 4R अप्रोच ये प्रीलिम के लिए काम का नहीं, ये सब बोल बच्चन मेंस के लिए, पहले तो याद रखो। 4R अप्रोच ऐसा कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकों ने बैड लोन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जितनी भी है उसका वो सब एनालिसिस करे, एक्सेल फाइल बनाए और देखे कि कहाँ कहाँ कितनी प्रॉब्लम्स है। दूसरा, फिर उसने बैंकर ने प्रोएक्टिवली उन बैड लोन्स का रेजोल्यूशन करना चाहिए, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की मैंने आपको बात की। तीसरा, बासेल 3 नॉर्म्स के हिसाब से बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करना होगा, वो पूरा मामला के पिछले सालों के आप अपने फ्री सीरीज देख लो, विन 22, 21 वगैरह, तो वो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। और चौथा मामला है कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन द बैंक्स, मतलब बैंक के अंदर चेयरमैन कौन होगा, एमडी कौन होगा, एफिशिएंट लोगों को रखा जाए, कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाए कि आईआईएम, एक्सएलआरआई वगैरह बड़े बड़े कॉलेज से सीधे ही लोगों को बैंक के अंदर नौकरी दी जाए ताकि बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट हो सके। लेटरल एंट्री की जाए। लेटरल एंट्री क्या, वो जैसा होता है आईएएस में, यूपीएससी पास किए बिना आपको 10 15 20 साल का अनुभव है तो डायरेक्टली आपको आईएएस जैसा काम दिया जाए। सिमिलरली ट्रेडिशनली आप जानते हैं बैंक में आपको नौकरी चाहिए तो आप आईबीपीएस वगैरह एग्जाम देते हैं, बट सपोज समवन ऑलरेडी वर्किंग इन सम प्राइवेट सेक्टर बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एचएसबीसी बैंक या कुछ, और उसको अच्छा खासा अनुभव है तो उसको डायरेक्टली लेटरल एंट्री में सीधा जनरल मैनेजर बनाया जाए, वगैरह वगैरह। सो वी नीड टू टेक सम गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाइक दैट। तो ये सब करेंगे तो अपने लिए बहुत फायदे में होगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। सो रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, बट दिस इज फॉर मेंस, दिस इज नॉट फॉर प्रीलिम्स, ये याद रखना। आगे का मुद्दा डिजिटल लैंडिंग। वो चीज ऐसी है कि ट्रेडिशनली आप क्या करते, आप जाके एक्सिस या एसबीआई जो कि बैंक है, बजाज फिनसर्व जो कि एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उधर जाके आप लोन के लिए अप्लाई करते। लेकिन आजकल बीच में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, जैसे bankbazaar.com, पैसाबाजार.com। तो वहां पर आप सर्च करें मुझे ऑटो लोन चाहिए, तो आपको वो ऑप्शन देगा कि देखो बजाज फिनसर्व वालों 9% दे रहा है, ये सपोज 8% में दे रहा है, ये 8% में दे रहा है, हालांकि ये लोग 15 दिन लेते हैं, बजाज फिनसर्व आपके 2 दिन में लोन पास करेगा वगैरह। एंड देन यू क्लिक ऑन द थिंग्स और आप आगे जाके उसको अप्लाई करो वगैरह। तो ऐसे जो बीच में ऐसे बैंक बाजार, पैसा बाजार वगैरह वेबसाइट्स, इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फिनटेक कंपनीज या लोन सर्विस प्रोवाइडर, एलएसपी। तो इस पर आजकल आरबीआई ज्यादा सख्ती कर रहा है। सख्ती कर रहे का मतलब क्या है कि सपोज इन्होंने अपने सब कंप्लेन ऑफिसर, ग्रीवांस ऑफिसर रखने होंगे, फिर टाइमलाइन देनी होगी, मान लीजिए 2 दिन के अंदर जो भी कंप्लेन आया उसको निपटाना होगा वगैरह, फिर फुल डिस्क्लोजर देना होगा कि तुम्हारा ऑटोमेटिक पैसा कब कटेगा, कितना ब्याज चढ़ने वाला है, एंड सो ऑन। तो उसने सब टेक्निकल रूल्स बनाए हैं अपने लिए, वो इतने काम के नहीं। वो ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता जिसको असल में लोन लेना है, तो आप समझो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू आर्टिकल लगता है, एक्सपेंसिव लिखता है, वो उनके लिए लिखता है। तो वो बेगानी शादी में हमको जरूरत से ज्यादा नाचने की जरूरत है नहीं, 2 लाइन में समझ लिया, ओके दिस इज द मैटर, डन, आगे बढ़ो।
फिर एक ऐसा ही मुद्दा चला, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। पर्सनली आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि ये अननेसेसरी मतलब माइक्रोस्कोपिक टेक्निकल टाइप की चीजें, लेकिन आपको दिल की तसल्ली चाहिए तो मैं इसको खत्म करता हूँ इन जस्ट 2 स्लाइड्स। बात ऐसी है कि जो भी बैंक बाजार, पैसा बाजार, लेजी बे, ऐसे बहुत सारे ऐसे मिडल मैन आ गए, तो बैंक वाले उसको लोन देते हैं और वो लोग फिर आपको लोन देते हैं, फिर आप जाके जो भी ऑनलाइन शॉपिंग किया वगैरह, फिर आप लोन को रीपे करते हैं, उसमें से वो फिनटेक वाला बैंकर को रीपे करता है और बीच में उसका कुछ कमीशन या परसेंटेज होगा वो उनका सेटिंग। अब कुछ बार ये होता है कि कस्टमर लोन वापस नहीं करा, यानी कि डिफॉल्ट कर दिया उसने, तो लॉस किसका हुआ? बैंक का हुआ। अब जो बैंक का लॉस हुआ, तो ये जो बीच में मिडल मैन था, लेजी पे वगैरह जो भी, उन्होंने बैंक के लॉस के सर्टेन परसेंटेज को कवर करना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपए का लॉस हुआ तो इसने 10 रुपए अपने पॉकेट से लौटाना चाहिए, ऐसी बात। तो फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, FLDG, ऐसी चीज होनी चाहिए। इस पर रिजर्व बैंक ने कुछ नियम बनाए तो ना लेजी पे को मजा आ रहा है, ना ही बैंक वाले को मजा आ रहा है, तो उनका अलग सब चल रहा है। बट दैट बॉल बाय बॉल कमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। आगे, ये सब आजकल लोन इतने सारे लिए जाते हैं, लेकिन डू यू हैव द कैपेसिटी टू रीपे द लोन? तो कैसे पता चले? आपका भूतकाल देखना होगा, पास्ट हिस्ट्री, पहले कब लोन लिया था, टाइम पे वापस किया था कि नहीं। तो उसके लिए अलग अलग स्कोर होते हैं, जैसे सिबिल स्कोर, कि मान लीजिए उसमें 800 मैक्सिमम स्कोर और आपका 700 है, दैट मीन्स यू आर स्टिल अ रिलायबल पार्टी। अब कोई बेकार पार्टी हो, उसका 200 स्कोर, इसका मतलब ही इज एन अनरिलायबल पार्टी। तो वो पार्टी जब लोन लेने जाएगी तो बैंक वाला क्या करेगा? उसका लोन पास नहीं करेगा, या पास करेगा तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट मांगेगा कि भाई तुम एक रिस्की पार्टी। सो दैट इज सिबिल स्कोर। अब सिबिल जैसी और भी ऐसी सब संस्थाएं हैं, उन सबको हम कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, CIC। उनको रेगुलेट कौन करता है? तो RBI रेगुलेट करता है। और ये लोग किसका सब हिस्ट्री निकालते हैं? तो इंडिविजुअल बोरोवर, मतलब एक एक जो व्यक्ति है जो कर्जा लेना चाहे तो उसको वो फोकस करते हैं। अब उसके विपरीत अगर कोई कंपनी को लोन लेना है, रिलायंस, अदानी वगैरह, सो कंपनी और कॉर्पोरेट बोरोवर, तो उसके केस में भी ऐसा कुछ बनना चाहिए, लेकिन उसका रेटिंग अलग होगा, कि यहाँ पर D रेटिंग होगा, फिर यहाँ पर C होगा, फिर यहाँ पर B होगा, फिर A होगा, फिर AAA+ या ऐसा कुछ हो। तो ऐसी जो रेटिंग निकालते हैं वो कौन है? स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और ऐसी अलग अलग संस्थाएं। फिर एक ब्लैक वाटर भी था, उसने कुछ कांड किया, फिर उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ वगैरह। तो ये सबको हम क्या कहेंगे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी CRA। CRA को कौन रेगुलेट करता है? तो जवाब है सेबी रेगुलेट करती है। ये सब में से अभी लास्ट वाली प्रीलिम्स में UPSC ने कुछ प्रश्न पूछा था, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। दिस इज फॉर इंडिविजुअल बोरोवर, दिस इज फॉर कंपनी बोरोवर। यहाँ पर RBI रेगुलेट करे, इधर सेबी रेगुलेट करता है। अब ये तो सब चल रहा था, लेटेस्ट बजट ने इस पे क्या कहा? लेटेस्ट बजट ने ये कहा कि RBI की निगरानी में एक ऐसा नया सब डेटाबेस बनाते हैं जिसको हम कहें नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, NFIR, विद द हेल्प ऑफ RBI। तो वो ये करेगा कि समझो RBI कोई पोर्टल या डेटाबेस बनाए जहां पर इंडिविजुअल बोरोवर, मेरे आपके जैसे लोग, रिलायंस, अदानी वगैरह कॉर्पोरेट बोरोवर्स, उन सबका हॉरोस्कोप, लेखा जोखा, कुंडली लिखी जाएगी। आपने पहले कितना कर्जा लिया था, हाउ मच मनी यू बोरोड इन द पास्ट, वो चुकाया था कि नहीं, आपने जो पुराने लोन लिए उसमें कौन कौन सी एसेट्स को गिरवे रखा था, ये वाला बंगला, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला फैक्ट्री मशीन, आप कितना इनकम टैक्स और GST भरते हो, क्योंकि उससे अपने आप पता चलेगा कि तुम्हारा क्या बिजनेस का स्ट्रेंथ है, आपकी कंपनी का नफा नुकसान का सब बैलेंस शीट वगैरह। तो ये सारा डेटा अलग अलग जगह बिखरा होता है, कुछ होगा क्रेडिट रेटिंग कंपनी के पास, कुछ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास, कुछ इनकम टैक्स अथॉरिटी, GST के डिपार्टमेंट के लोगों के पास, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास बैलेंस शीट होगा, एंड सो ऑन। तो ये सारा डेटा इधर एग्रीगेट किया जाएगा NFIR रजिस्ट्री या पोर्टल में। इससे क्या फायदा है? नेक्स्ट टाइम मैं जब लोन में अप्लाई करूं, सपोज एक्सिस में, तो उसको तुरंत सब हिसाब किताब मिल जाएगा, तो इजीली वो मेरा लोन पास या रिजेक्ट करे, और वो ज्यादा एक्यूरेटली उस चीज का डिसीजन ले पाएगा। और जो भी बैड लोन कर रहा है, कोई 2 नंबर के स्कैम कर रहा है, तो उसको भी ट्रैक करना आसान हो जाएगा। और ये सब के अंदर वरदान क्या साबित होता है? UID, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, इन सब के साथ आपके बैंक अकाउंट और सारी चीजों को लिंक किया जाए, GST वगैरह नंबर को, सो देन ऑटोमेटिकली इट इज वेरी एफिशिएंटली वी कैन डू दिस थिंग। ऐसा सब बहुत जोरदार है, और ये सब इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसको अप्रिशिएट किया है।
कि हमने इस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करके फाइनेंशियल सिस्टम को और बेहतर करना चाहिए। मित्रों, ये मैंने NFIR आपको सिखाया। इस तरह के काम पहले भी हो चुके हैं कि CIC और CRA तो मैंने आपको बताया। फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने बनाया। फिर एक CRILC वो RBI ने बनाया था। फिर RBI की एक कोई यशवंत देवस्थली कमेटी थी, उसने कहा पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाते थे, हालांकि वो अभी बनी नहीं। फिर अभी लेटेस्ट बोला NFIR बनाते। आप कहें ये तो सेम टू सेम ही चल रहा है ना, सब पैरेलली सेम टू सेम टाइप ऑफ सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर डेवलपिंग, करेक्ट। पर अपने को एग्जाम पास करनी है, सो मेमोराइज इन वन लाइन, दैट इज ऑल। तो बात चली थी कि निगरानी रखनी है, वी हैव टू मॉनिटर द थिंग्स। उसी के सिलसिले में मान लीजिए RBI ऑफिसर पहले जो भी बैंकों को, NBFC को सुपरवाइजर करते हो, वो इस तरह से कि हाँ चलता है, पर उसमें बहुत सारे कांड होते हैं। यस बैंक में कांड हुआ, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में कांड, फिर ILFS वो लोन, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की NBFC कंपनी थी उधर, एंड सो मैनी, पंजाब नेशनल बैंक में वो नीरव मोदी वाला कांड हुआ, एंड सो मेनी थिंग्स। तो अभी RBI ऑफिसर ने चीजों को ज्यादा इफेक्टिवली सुपरवाइज करना चाहिए। उसकी सब मार्गदर्शिका यानी गाइडलाइन बनाई जाए और उस हिसाब से ये चुस्ती फुर्ती से और अच्छे से सब मॉनिटर करे। उस चीज को आप क्या कहोगे? उत्कर्ष 2022 रोड मैप। सो उत्कर्ष 2022 रोड मैप इज व्हाट? It is for RBI officers to supervise the bank, NBFC, etc. in a more effective and stringent manner. ऑफकोर्स रियल लाइफ में और सब एडवांस उसमें चीजें होंगी, पर वो क्या है, अपनी एग्जाम के काम है, हमें बस एक लाइन में याद रखना है और आगे बढ़ना है। दूसरा, ये सब जो मॉनिटर कर रहे हैं अलग अलग बैंक NBFC को, तो और अच्छे से मॉनिटर कर सके तो उसके वास्ते एक नया पोर्टल बनाएंगे या वेबसाइट और सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाएंगे, उसको कहा गया दक्ष वेब सिस्टम। तो दक्ष वेब सिस्टम क्या है? तो जब RBI उस वेब सिस्टम की मदद से बैंक और NBFC को पहले से ज्यादा इफेक्टिवली मॉनिटर करेगा। तो एक लाइन का मुद्दा हो, ये एक लाइन का मुद्दा हो। तो यू विल फाइंड नाउअडेज कि ये तो मैंने तो एक स्लाइड में उड़ा दिया। इफ यू लुक एट द करंट अफेयर्स PDF फाइल, इसका वो एक पेज भर के देंगे और इसका एक पेज भर के देंगे, और उसके चलते कुछ लोगों को आदत लग गई है कि इफ ओनली वी स्टडी समथिंग इन अ लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स एंड कम्बरसम मैनर तभी UPSC पास हो सकती है। तो ऐसा कुछ है नहीं। उसको पूछना होगा तो सिंपल ही पूछा, और अतरंगी पूछना होगा तो आप 4 पेज भी पढ़ के जाओ, उसके बाद ही होगा वो। तो इसको खत्म करो। डू नॉट इन्वेस्ट टू मच टाइम इन एनी सिंगल टॉपिक। कोई भी विषय हो, अब अपने पास सिर्फ 88 डेज आर लेफ्ट, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, कोई टॉपिक हो, कोई चैप्टर, अपने को कितना भी प्यार आ जाए, उसको लेके नहीं बैठे रहना है, आगे बढ़। तो मैटर खत्म हुई। उसके बाद का मुद्दा 81 बॉन्ड क्राइसिस वगैरह। अब वैसे वो यूट्यूब पे पढ़ाई दिया था, लेकिन अपनी ये जो सीरीज है वो देखिए यूट्यूब में आप जानते हैं 50 जात के वीडियो इधर उधर चलते रहते हैं और फिर वो कहीं दब जाता है और उसका ना पावर पॉइंट और ना ये वो कुछ मिले। हावेवर यहाँ पर पूरी सिस्टम क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका पावर पॉइंट भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं ये अपने इस पोर्टल से, और हैंड आउट भी है जो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर। सो फॉर दैट पर्पज वी विल अगेन क्विकली लुक एट दिस 81 बॉन्ड क्राइसिस में क्या है। वापस अपने इक्वेशन को याद करें। कोई भी बैंक शुरू होता है तो उसके अंदर कुछ शेयर इशू किए होते हैं, फिर उसने कुछ बॉन्ड इशू किए होते हैं, फिर जनता से पैसा डिपॉजिट में लेती है, लोन में घुमाती है, डिपॉजिट का 4%, 4.5% CRR में जाए, 18% SLR में जाए, गुड लोन बैड लोन वो सब चलता है। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल है, मतलब शेयर्स एंड बॉन्ड्स, उसको स्विट्जरलैंड की जो संस्था है BIS, उसने उस पर कुछ नियम बनाए जिसको हम कहते हैं बासेल 3 नॉर्म्स। सो दे क्लासिफाई दिस कैपिटल इनटू 2 पार्ट्स। एक तो होता है टीयर 2 कैपिटल, उस पर अपने को दिमाग नहीं खर्च करना। दूसरा होता है टीयर 1 कैपिटल, जिसको कोर कैपिटल भी कहते हैं। ये टीयर 1 कैपिटल के अंदर भी 2 जात होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स या कॉमन इक्विटी टीयर 1, वो भी अपने लिए काम करने। दूसरा होता है एडिशनल टीयर 1 यानी कि AT1, उसके अंदर प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, वो भी काम करने। AT1 बॉन्ड्स होते हैं। नाउ दैट इज द थिंग दैट रिमेन्स इन न्यूज। तो 81 बॉन्ड चीज क्या है? कुल मिलाकर बासेल 3 नॉर्म्स ये कहते हैं कि बैंकों ने 81 बॉन्ड्स इश्यू करने होंगे और उसकी मदद से कुछ पैसा यहां पर रखना होगा। नॉर्मली अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रिंसिपल मूलधन वापस देगा सामने वाली पार्टी, यस। इंटरेस्ट यानी ब्याज वापस देगा, यस। लेकिन ये जो 81 बॉन्ड्स है वो अलग जात के।
उसके अंदर आपको प्रिंसिपल मूलधन वापस नहीं करेगा बैंकर, सिर्फ इंटरेस्ट वापस करेगा, और इंटरेस्ट परपेचुइटी तक, अनंत काल तक वो आपको हर साल जो भी ब्याज देना है वो देता रहेगा। सो दैट इज 81 बॉन्ड। अब आप कहेंगे पर इसमें प्रिंसिपल वापस नहीं होगा तो कैसे मुझे फायदा है? आप समझिए LIC है या शायद टाटा म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए उसने SBI को 100 रुपए लोन में दिए और इसने कहा मैं प्रिंसिपल वापस नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हर साल 10 रुपए का इंटरेस्ट वापस करूंगा। तो ऐसा करते करते सपोज 10 ईयर्स तक उसको मिले, फिर 11th ईयर पे जो भी मिलेगा वो उसका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, और वो तो 100 साल तक भी ये संस्थाएं जीवित रहे तो उसका तो काफी सारा प्रॉफिट होगा। तो ये जो 81 बॉन्ड्स होते हैं वो असल में इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए नहीं, वो ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, म्यूचुअल फंड, वो लोग यहाँ पर खेलते हैं। ये जो 81 बॉन्ड है उसके अंदर एक कैविएट यानी कि शर्त होती है। वो शर्त ऐसी है, मान लीजिए आपका बैंक ठीक ठाक चल रहा है, इफ द बैंक इज रनिंग नॉर्मली विदाउट एनी स्कैम्स, तो 81 बॉन्ड होल्डर जो है, मान लीजिए कि जो भी है, जो भी LIC है, UTI म्यूचुअल फंड है, तो यस बैंक उसको प्रिंसिपल तो देगा नहीं, वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन इंटरेस्ट देते रहेगा, करेक्ट। सो एज लॉन्ग एज देयर इज नो स्कैम, प्रिंसिपल रिटर्न नहीं वो तो नहीं देगा, इंटरेस्ट हाँ वो देगा। बट सपोज बैंक के अंदर कोई स्कैम या क्राइसिस हो जाती है, तो उस वक्त बैंकर प्रिंसिपल रिटर्न है क्या, वो तो नहीं करेगा, वो तो पहले से बोला था, इंटरेस्ट भी रिटर्न नहीं करेगा, बस वो उसको लात मार के भगा, तुम्हारा खत्म। सो दे विल बेसिकली स्क्रैप ऑफ और डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट और रिमूव द 81 बॉन्ड्स फ्रॉम देयर इक्वेशन। इसका मतलब कि जो 81 बॉन्ड का सारा पैसा था उसकी मदद से वो जो भी स्कैम हुआ उसकी भरपाई के लिए, या उसके चलते एंड में जो डिपॉजिटर्स का पैसा डूबा होगा उसके कुछ मदद के लिए, वो सारी 81 बॉन्ड की रकम यूज की जाएगी। तो जब भी बैंक में कांड होता है तो नुकसान की भरपाई के लिए 81 बॉन्ड होल्डर के पैसों का इस्तेमाल किया जाता है और उस बॉन्ड की देयता या लायबिलिटी को खत्म कर दिया जाता है। आप कहें ये तो सब अनएथिकल है, ऐसे लात मार के कैसे भगा सकते हैं? भाई RBI इसको अलाउ करता है, बासेल 3 नॉर्म भी इसको अलाउ करते हैं, वो पहले से लिखा होता है कि ये ऐसा ही होगा। सो यू हैव टू टेक द रिस्क। रिस्क क्या है? स्कैम नहीं होता तो इनफाइनाइट ईयर्स तक आपको इंटरेस्ट मिलता, दैट वाज द बेनिफिट, लेकिन नहीं हुआ तो फिर दिस इज द रिस्क। अब प्रॉब्लम तब आई कि यस बैंक में कुछ स्कैम हो गया, तो RBI और बासेल नॉर्म के नियमों के हिसाब से वो क्या करेगा, बॉन्ड का प्रिंसिपल भी नहीं देगा और इंटरेस्ट भी नहीं देगा। तो जो इन्वेस्टर हैं उनको धक्का लगा, तो वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कुछ कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, तो बॉल बाय बॉल कमेटी चले, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। सो दैट वाज द यस बैंक एंड 81 बॉन्ड स्कैम। उसके बाद का मामला है कुछ बैंक बॉर्ड ब्यूरो और उसकी जगह कुछ नई संस्था बनी है। ये क्या, जो भी सरकारी बैंक है, सरकारी NBFC कंपनीज है, सिडबी वगैरह IFI है, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके अंदर टॉप ऑफिशियल, मतलब उसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऐसे बड़े लोग, तो उनको कौन सिलेक्ट करेगी? जब UPSC नहीं सिलेक्ट करेगी, उनका सीधा बायोडेटा मंगवा के इंटरव्यू लिया जाएगा और वो इंटरव्यू लेगा बैंक बोर्ड ब्यूरो, BBB। वो ना तो कानून से बनाई गई है, नहीं संविधान में लिखी, नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या वो सबका इंटरव्यू लेगा और फिर क्या, ये मुझे 4 कैंडिडेट अच्छे लगे तो उनके नाम वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को भेजेगा, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे का डिपार्टमेंट है, और फिर वो लोग इस पर्सन को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। सो दिस वाज गोइंग ऑन, ये तो चल ही रहा था। इसमें नया क्या हुआ? नया ऐसा हुआ कि कोर्ट में एक मामला गया कि क्या बैंक बोर्ड ब्यूरो सरकारी बीमा कंपनी, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, जैसे ये न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंट इंश्योरेंस, GIC, क्या इनके MD CEO को सिलेक्ट कर सकता है? तो सरकार ने कहा हाँ सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन जो पिटिशनर थे उनका ये कहना था कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण, उसका जो कानून है उसमें ऐसा अलाउ नहीं है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो करे, उसकी पूरी प्रोसेस अलग है। यानी सरकार ने जो BBB बना ये सब इलीगल है, कानूनन रूप से वैध नहीं है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये बैंक बोर्ड ब्यूरो इलीगल है, इसको बंद करो। तो सरकार ने कहा ठीक है बंद कर देंगे। फिर सरकार ने ऐसा कहा कि अच्छा दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश मानते हुए हम बैंक बोर्ड ब्यूरो को बंद करते हैं, अब एक नई संस्था बनाते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB, और वो ये सारा काम करेगा जो बैंक बोर्ड ब्यूरो पहले करता था। मतलब जो ये चाचा था वही भतीजा, जो भतीजा वही चाचा है, ऐसी बात है।
बेसिकली जो पुरानी संस्था थी उसका नाम उसने बदल के FSIB कर दिया। सो दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB। उसका काम क्या है, तो ये जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ओन बैंक, गवर्नमेंट ओन इंश्योरेंस कंपनी, सिडबी वगैरह के टॉप ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करना। मित्रों, जो सरकारी बैंक है उसके काम करने का रवैया आप जानते हैं, ढीला होता है, कस्टमर को रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। तो वो सब चीज को और बेहतर कैसे किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस और पैरामीटर्स तय किए, उसको हम कहते हैं ईज फ्रेमवर्क। ईज फ्रेमवर्क में क्या है वो सब लिखा है इधर हैंडआउट में, आप पढ़ के खत्म करो 20 मिनट में, उसके में 40 मिनट का वीडियो नहीं खींचना है। सो इट इज डन।